राजस्थान में जो एग्ज़िट पोल आए हैं उनके बारे में आज बात करेंगे कि क्या वो एग्ज़िट पोल जो 3 तारीख को परिणाम आएंगे उसके आसपास भी कहीं आपको अंदाज़ा दे पाएंगे या नहीं। मोटे तौर पर इस सर्वे में अलग अलग जो एजेंसीज़ थी और उन्होंने टीवी चैनल्स के साथ मिलकर तकरीबन बीजेपी को 100 के नीचे एवरेज दिया है और कांग्रेस को 70 के आसपास का एवरेज दिया है। इस सर्वे के में जो मोटे तौर पर परिणामों में जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो 20% तक का फ़र्क आ रहा है, 20 सीटों तक का फ़र्क आ रहा है, यानी 20 सीटें ज़्यादा और 20 सीटें कम। राजस्थान में अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 92 लाख के आसपास वोटरों ने पूरे राजस्थान में वोट कास्ट किया है। उसका अगर 1% भी माना जाए तो तकरीबन 3,91,000 वोट वो 1% के आसपास मानते हैं। ऐसे में जो पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट जो बनते रह गई थी वो महज 1,47,000 वोटों की कमी की वजह से, यानी 0.05%, यानी 1% से भी कम, आधा परसेंट कम वोट मिलने की वजह से बीजेपी सरकार बनाते हुए रह गई थी। और कांग्रेस ने बीएसपी निर्दलीयों समेत 11 लोगों को मिलाकर सरकार 5 साल चलाई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में एवरेज वोटर जो तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख वोटर तक भी है, और वोट कास्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट कास्ट अगर हुआ है तो पोखरण में हुआ है 83%, 87% हुआ है, और उसमें जो टोटल वोट पड़े हैं वो तकरीबन 2 लाख के आसपास वोट पड़े हैं। तो 87% वोट हुआ है। तो ऐसे में 1% वोट भी अगर 2 लाख का 1% माना जाए तो 20,000 वोट के आसपास वो 10% पड़ेगा, और 2,000 के आसपास वो 1% पड़ेगा। तो वो 2,000 वोट भी जो है वो कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। पिछली बार के अगर चुनाव की बात करें तो 29 सीट्स ऐसी थी जो 4,000 कम वोटों के अंतराल से हारी हैं। उसमें 9 सीटें ऐसी हैं जो 1,000 वोटों से कम के अंतराल में हारी हैं। ऐसे में 1,000 वोटों को भी इग्नोर करना कहीं ना कहीं इस सर्वे को बहुत भारी पड़ सकता है, या कांग्रेस और बीजेपी जो अभी इन सर्वे को देखकर उत्साहित या निरुत्साह हो रही हैं उनके लिए भी एक बड़ी वजह ये हो सकती है। एक और बड़ी बात जो साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सर्वे में सर्विस वोटर और पहली बार जो राजस्थान में प्रयोग हुए होम वोटिंग की अगर बात करें तो तकरीबन सर्विस वोटर जो थे जो वोट कास्ट हुए हैं वो 3,71,442 वोट कास्ट हुए हैं जो, और अगर 80+ और दिव्यांग की बात करें तो 61,021 वोट कास्ट हुए। इनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। ये तकरीबन 1% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज है 75.45% जो राजस्थान में अब तक का हाईएस्ट परसेंटेज माना जा रहा है, महज 74% जो बढ़ा है उसका भी एक बहुत बड़ा असर इसमें देखने को पड़ सकता है। दूसरी जो बड़ा जो इस पॉलिटिकल इस सर्वे में है वो तीसरा मोर्चा, यानी वो केवल पहली बार सबसे ज़्यादा वोट और जीतने और हारने वाला का वोट वो साफ तौर पर काउंट करते हैं। जो वोट काटने की मशीनें हैं या नोट का निर्दलीय उनके वोट वो काउंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा वजह ये है कि वो उनका वोट जो है वो काउंट ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो रिज़ल्ट में भी प्रभावित साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसीलिए ये फ़र्क आपको मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी बात बताऊं आपको कि निर्दलीयों को महज 10 से 15 सीटें देने की बात कर रहे हैं। अगर मैं पिछले उसकी बात करूं, पिछले एग्ज़िट पोल की जो विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में किए गए थे उसकी बात करूं तो 2013 और 2018 में जो एग्ज़िट पोल आए थे वो बिल्कुल उसमें छोटे दलों को वोटों का जो मिलने का अंदाज़ा वो नहीं लगाया गया था। 2013 में कांग्रेस को 39 सीट दी गई थी जबकि मिली थी 21 सीट, जबकि बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को एग्ज़िट पोल में 147 सीटें दिए जाने की बात कही गई थी। और 2018 की बात करें तो कांग्रेस को 105 सीटें मिलने की बात कही गई थी। और 2018 में
बीजेपी को 91 सीट्स मिलने की बात की गई थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीयों को 15 सीट की बात कही गई थी, 21 निर्दलीय जीते थे। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस बार एग्जिट पोल जो है वो अपनी बात पे कितना कायम रह पाता है या कितना नज़दीक नतीजों के पहुंच पाता है, ये बड़ी बात है। एक और बड़ी बात जो मोटे तौर पर मुझे दिखाई दे रही है, कुल विधान जो अब इस नतीजों को कौन प्रभावित कर सकता है। 88 विधानसभा सीटों में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाला है, भले ही कुछ परसेंट हो, इसमें से 21 के आसपास सीटें वो हैं जिसमें 5% से ज़्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों से ज़्यादा है। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो ऐसे में मुझे योगी आदित्यनाथ यूपी का एक फॉर्मूला साफ तौर पर दिखाई देता है कि बार बार महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ने से सुरक्षा के संदर्भ में देखा जा रहा था। तो बीजेपी इससे उत्साहित हो सकती है कि जो अपराध में बढ़ोतरी जो बार बार बीजेपी प्रचारित करती रही है एक आंकड़ों के माध्यम से कि देश में नंबर 1 अपराध अगर महिलाओं के हुए हैं, इतने बलात्कार हुए हैं, इतनी छेड़छाड़ हुई, इतने मुकदमे हुए हैं, वो एक बीजेपी के लिए उत्साह का वजह हो सकती है। हालांकि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एफआईआर कंपल्सरी होने की वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन एक और बड़ी बात जो कांग्रेस को उत्साहित कर सकती है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो 2014 के बाद जो कर्मचारी राजस्थान में भर्ती हुए थे उनकी संख्या 5 लाख है। अगर वो कांग्रेस की तरफ मूव हो गए तो ये मान के चलिए हर एक विधानसभा सीट में 5 से 1000 कम से कम मान सकते हैं, और कई सीटों में तो 50,000 मतदाता जो हैं वो उस ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे के कारण कांग्रेस की तरफ अगर मूव होते हैं तो बीजेपी का गणित कई सुरक्षित सीटों पर भी बिगड़ सकता है। दूसरा, अगर मोटे तौर पर माना जाए तो 25 लाख का इंश्योरेंस जो कांग्रेस सरकार ने किया है वो ग्रामीण स्तर पे उसका काफ़ी लाभ भी मिला, कई दुरुपयोग की भी सूचनाएं आई हैं, उसका भी असर कांग्रेस को मिल सकता है। मुफ्त राशन और मोबाइल और जो बांटे गए हैं उसका भी एक कितना मिलता है वो देखने की बात होगी, क्योंकि उसकी लेकिन अभी तक आकलन साफ तौर पर सामने नहीं आया है। अब यूथ की बात कर लें, इस बार जो यूथ है वो उसने किसको वोट दिया। हालांकि ये माना जाता है कि यूथ जो वो बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उसको वोट डालता, तो बीजेपी के लिए उत्साह की बात हो सकती है कि फर्स्ट टाइम वोटर, कुल में जो वोटर हैं वो 23 लाख के आसपास हैं, वो वोटर अगर बीजेपी की तरफ मूव हुए हैं तो बीजेपी इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकारी नौकरियों को जो अप्लाई कर रहे हैं वो तकरीबन 30 साल तक की उम्र के, वो 52 लाख वोटर हैं। तो पेपर लीक से अगर जोड़ा जाए और अगर ये माना जाए कि जो पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले उपेंद्र यादव जिनको बीजेपी से टिकट दिया मिला है शाहपुरा से, हालांकि उनकी जीतने की संभावनाएं कितनी क्या होंगी ये एक देखने की बात होगी, क्योंकि वहाँ 2 यादव खड़े हुए हैं, वहाँ जाट के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये अगर यूथ वोटर बीजेपी की तरफ डाइवर्ट होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं जिनको लेकर कांग्रेस प्रचारित कर रही है, ये एक बड़ा विषय है कि ग्रामीण सेक्टर्स में कांग्रेस मजबूत से उभर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कांग्रेस को वोट जाएगा ये भी देखने की बात है। मजबूत नेता कौन उभर के आए हैं इस चुनाव में, अशोक गहलोत ने साफ तौर पर एक छत्र नेता के तौर पर, युगों युगों तक याद करने के नेता के तौर पर अपने पिछले कुछ महीनों में या सरकार के अंतिम साल में जो काम किया उसके लिए वो याद किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि नए ज़िले जो बनाए उनकी बेहद ज़्यादा आवश्यकता थी और इससे नागरिकों को रोज़मर्रा के जो काम है उसमें कई बार 2-1 दिन तक का सफ़र करने के बाद मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक पहुंचा जा सकता था, वो उन्होंने कम किया। हालांकि उसका असर अभी इस वक्त नहीं नज़र आएगा, कुछ जगहों पर नज़र भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब इसका असर जनता तक पहुंचेगा तो वो एक तरह से फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हो सकती हैं। इसके अलावा ओपीएस जो कर्मचारी हैं उनको लेकर जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है वो भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में साबित हो सकता है या अशोक गहलोत के फेवर में वो जा सकता है। आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस में नेता उभरने की बात, कोई अगर राजस्थान की बात करें या देश की बात करें तो अशोक गहलोत का नाम भी इसमें मोटे तौर पर आ सकता है। इसके अलावा 25 लाख तक का जो बीमा है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोशल सिक्योरिटी की बात अगर अशोक गहलोत फायदेमंद चीज़ हो सकती है। गिग वर्कर्स के लिए जो कानून बनाया गया है राजस्थान में, वो अशोक गहलोत ये दावा करते हैं कि कई विकसित देशों में भी ये कानून नहीं बना है। तो
ऐसे में जो युवा जिसको रोज़गार नहीं मिला है, जिसको कंपटीशन में जगह नहीं मिली है, वो खाएगा कमाएगा कहाँ से? ऐसे में कुछ घंटे वो काम करता है और कुछ पैसा उसको मिल जाता है। उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए गिग वर्कर्स एक्ट जो बनाया गया है वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो पेंशन राजस्थान सरकार की ओर से देती, जो सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो भी अगर अशोक गहलोत ने जो कानून बनाया है जिसमें हर साल उसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कानून है जो आने वाले टाइम में लोगों को याद करेगा। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी आने वाली सरकार को, ये भी हो सकता है कि उन्हें कर्मचारियों को तनख्वाह चुकाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ जाए। और जो मौजूदा योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार वापस आए या बीजेपी आए, इनको कंटिन्यू बजट जो उनमें खर्च हो रहा है उसको रखने के लिए भी इनको कई योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सवाल हैं जिनको लेकर एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे आने थे उससे पहले उत्सुकता लोगों में थी और इसीलिए ये बनाया भी गया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर जो बात कही जा रही है, आम जो हमने सर्वे किए हैं उसके माध्यम से बीजेपी को सरकार बनाने की बात लोग कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैंने कुछ चीज़ आपको बताई, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर इस चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो जनता वोट डालने से पहले अगर करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बाजी रातों रात पलटने वाली बात हो सकती है। हिंदुत्व का जो कार्ड है वो राजस्थान में बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, नरेंद्र मोदी का दौरा साबित हुआ है फ़ायदेमंद। यही वजह है कि जो मुस्लिम वोट बैंक जो बूथ थे उनमें पहले जो अंदाज़न अगर 1400 वोट किसी एक बूथ पर माने जाते हैं तो उसमें से 1300 के आसपास के वोट की पूलिंग होती थी, लेकिन इस बार वो 70-75 के आसपास सिमट गया है। तो मुस्लिम मतदाताओं में उत्साह कांग्रेस क्यों नहीं जगा पाई, ये भी एक सवाल उठ सकता है कहीं से। और लेकिन बाकी जो दूसरे पक्ष हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। ओपीएस हुआ, इसके अलावा जो 25 लाख तक का बीमा हुआ, इन सब के लिए भी कांग्रेस की जो है वो साबित हो सकती है। बीजेपी पेपर लीक को मामले में जो युवाओं का आक्रोश है उस राजस्थान सरकार के प्रति अगर उभरेगा तो वो उनके लिए उत्साह का चीज़ साबित हो सकती है। नरेंद्र मोदी का चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। सहयोगी अजय सिंह के साथ और कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।